नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। भारत में चुनाव कराने वाली इकाई निर्वाचन आयोग के गठन, स्वरूप, उसके कार्य सिद्धांत और उसके आदर्शों को लेकर। जैसा हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते निर्वाचन आयोग का कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। लोकतंत्र जो जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, उसमें जनता अपने लिए सरकार का चयन किस निष्पक्षता के साथ कर पाए, किस प्रकार से अपने विचारों का सही ढंग से उपयोग कर पाए, मत का उपयोग कैसे कर पाए, इसके लिए भारत में एक स्वतंत्र, अस्थायी और संवैधानिक इकाई गठित की गई, जिसे हम निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। यह एक स्वतंत्र इकाई है, अस्थायी इकाई है और संवैधानिक इकाई है। स्वतंत्र इसलिए कह सकते हैं इसको क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव सरकारी या गैर सरकारी रूप से नहीं दिया जा सकता है। अस्थायी इसलिए अपने गठन से लेकर अब तक इसे भंग नहीं किया गया है और आगे भी उम्मीद जताई जा सकती है कि इसे अगर कोई विशेष दशा नहीं हो, लोकतंत्र यदि सलामत भारत में है तो यह अपने रूप को अस्थायी रख पाएगा। और हम शुभकामना भी देते हैं कि निर्वाचन आयोग अस्थायी हो। संवैधानिक इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि संविधान की धारा 324 के तहत इसको गठित किया गया है। अब हम इसके गठन से लेकर के आगे की बात करें। सबसे पहले हम इसके गठन पर जब बात करें, 1950 ईस्वी में इसका गठन हुआ। भारत में संसदीय चुनाव कराने के लिए, राज्य विधानमंडल के चुनाव कराने हेतु, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराने के लिए 324 अनुच्छेद के तहत 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यहां हम इस विषय को ध्यान में रखेंगे। किसी भी स्थानीय चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव को कराने के लिए निर्वाचन आयोग उत्तरदायी नहीं है। उसको अलग तरीके से अलग संस्था के द्वारा कराया जाता है। तो हम 1950 में इसका गठन हुआ, तब से लेकर अब तक 1989 ईस्वी तक अगर चलें, 39 वर्षों तक निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे और उसके बाद उनको ये तय करना था कि कैसे चुनाव कराना है। परंतु 1989 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, 1989 ईस्वी, यह इसके लिए 1950 में गठन, 1989 ईस्वी में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, 1989 लास्ट कर रहा था राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल लगभग, और उस समय उन्होंने 61वां संविधान संशोधन विधेयक लाया। अपने 61वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, 61वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, कब लाया गया, किस प्रधानमंत्री के काल में लाया गया। 61वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितना किया गया, 21 से 18 कर दिया गया। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग का निर्माण हो गया 1989 ईस्वी में। निर्वाचन आयोग के समक्ष जटिलता आ गई। मतदाता सूची तैयार करना, व्यवस्थित रूप से तैयार करना, यह एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसको देखते हुए 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। वो 2 सदस्य, एक सदस्य तो थे ही, 2 अन्य सदस्य को उसमें लाया गया। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। मूल जो चुनौतियां 61वें संविधान संशोधन ने उत्पन्न की थी, इसको ध्यान में रख करके नया निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया था। लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था थी। जो ही मतदाता सूची बेहतर कर दी गई, मतदाता सूची को ठीक ठाक कर दिया गया, निर्वाचन आयोग को फिर एक सदस्यीय कर दिया गया 1990 ईस्वी में। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन से उत्पन्न चुनौती के कारण निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया था, परंतु 1990 में उसे एक सदस्यीय कर दिया गया। फिर 1993 ईस्वी में ऐसा होता है
महसूस किया गया कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्य ही रहे, तब से लेकर अब तक यह 3 सदस्यी बना हुआ है। 3 सदस्यी निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाते हैं और अन्य 2 इनके सहयोगी कहलाते हैं। यूं उनके अधिकार, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनके द्वारा उनको प्राप्त किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, वेतन भत्ता, सब कुछ तीनों के एक जैसे होते हैं। बस केवल एक मुख्य कहलाते हैं, 2 सहयोगी कहलाते हैं। इसी से एक बात स्पष्ट होती है कि तीनों में जब यदि किसी निर्णय में लेने में अगर असहमति बन जाए तो फिर निर्णय कैसे पारित हो? तो निर्णय बहुमत के आधार पर पारित होता है, अर्थात 3 में से 2 यदि उसको पारित कर दें तो पारित समझा जाता है। रही बात अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इनकी नियुक्ति का अधिकार आदरणीय राष्ट्रपति जी को है। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति से लेकर इनका जो कार्यकाल होता है नियुक्ति के समय से शुरू हो जाता है और उनका 6 वर्षों तक का कार्यकाल तय किया गया है। एक और क्राइटेरिया है 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, इस दोनों में से जो पहले प्राप्त आप कर लेते हैं, जो निर्वाचन आयोग पहले पूरा कर लेते हैं निर्वाचन आयुक्त, उस शर्त पर उन्हें सेवानिवृत्ति मिल जाती है। 6 वर्ष का काल, 65 वर्ष की आयु। अब हम निर्वाचन आयोग इतना बड़ा गठित हुआ क्यों होता है, इसके ऊपर अगर हम विचार करें तो इसका मूल काम है भारत में संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव को निष्पक्ष, शुद्ध, किसी भी प्रकार से किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप न हो, उसे कराना। इसके लिए वो काम करते थे। इसके कार्यों को अगर हम देखेंगे, इसके शक्ति और कार्य को देखें तो इसके शक्ति और कार्य को भी हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायकारी, अर्ध न्यायिक। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत निर्वाचन आयोग सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करती है। मतदाता सूची चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो या फिर राज्यसभा के चुनाव के लिए हो या फिर राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए हो, संसदीय चुनाव के लिए हो, मतदाता सूची में कौन कौन से आएंगे, कौन किस मतदाता सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। इसके बाद जब संसदीय चुनाव हो रहे हैं तो कौन से राजनीतिक दल उसमें सम्मिलित होंगे, यानी राजनीतिक दल को मान्यता देता है, राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह देता है और राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय या फिर जो सामान्य पार्टी है इसके रूप में मान्यता देता है। तो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कैसे मान्यता देना है, उसके चुनाव चिन्ह कैसे होंगे, उनको किस प्रकार से चुनाव का प्रचार करना है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की तिथि का निर्धारण करना, ये सब इसके प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल है कि सलाहकारी कार्य किस प्रकार के होंगे। एक चीज और हमें प्रशासनिक कार्य की में जानते चलना चाहिए, वह है परिसीमन आयोग का गठन जब होता है तो परिसीमन आयोग के गठन के बाद किस क्षेत्र को लोकसभा का क्षेत्र बनाना है, विधानसभा का क्षेत्र बनाना है, यानी परिसीमन आयोग की सलाह पर इसको हम सलाहकारी कार्य के अंतर्गत भी रख सकते हैं कि यह क्षेत्र का निर्धारण करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कहीं अनियमितता होती है, किसी भी प्रकार की अनियमितता देखी जाए चुनाव में, कहीं बूथ कैप्चरिंग की, कहीं पर हिंसा फैलाने की, अर्थात अगर चुनाव किसी तरीके से बाधित होता महसूस दिखता है, लगता है कि मतदाता ने अपना मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया है, ऐसा महसूस होने पर निर्वाचन आयोग मतदान को निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है या जो चुने हुए प्रत्याशी हैं उनके निर्वाचन को रद्द कर सकता है। यह उसकी न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति के संदर्भ में हमने अर्ध शब्द लगाया है क्योंकि इसके लिए वह अगर लोकसभा से जुड़ा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना निवेदन भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के पास वह निवेदन भेजेगा कि इस आधार से उसकी सदस्यता को रद्द समझा जाए, इसलिए अर्ध न्यायिक शब्द जोड़ा गया है। कुल मिलाजुला करके यह एक छोटा सा स्वरूप था
जिस इलेक्शन कमीशन का एक नज़र में जिसे जो याद करने योग्य है 1950 में गठित हुआ। 1950 से 1989 तक यह एक सदस्य ही था। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के आने के बाद मतदाता सूची में बड़े नाम आ जाने से कुछ बहुत सारे लोगों की दावेदारी बढ़ गई, इसलिए निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किया गया। 16 अक्टूबर को यह 3 सदस्यीय किया गया था, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था थी। 90 में पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया। फिर 1993 से यह 3 सदस्यीय है। मूल कार्य इसका है चुनाव कराना, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसदीय चुनाव, राज्य विधानमंडलों के चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव से इसका वास्ता नहीं होता है। और उसके बाद हम देखें, यह अनुच्छेद 324 के तहत गठित है, संवैधानिक इकाई है, यह अस्थायी है और इसके साथ साथ हम यह कह सकते हैं कि यह एक स्वतंत्र इकाई है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसे याद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग ऐसे ही संवैधानिक निकाय के साथ उपस्थित होंगे और उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।